हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेल्थ जो कि बीएससी 4 सेमेस्टर में है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम यूज्ड टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है? तो डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज को हम आल्सो नोन एज, डीएनए लाइगेज को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, डीएनए लाइगेज को और हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, तो वो हमारा हो जाएगा डीएनए लाइगेज। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। तो कोआइसोमरेज क्या करता है? डीएनए के जो टेंस जब डीएनए को हम अनवाइंड करते हैं तो अनवाइंड की वजह से टेंस है उसको रिलीज करने का काम करता है हमारा टोकोआइसोमरेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्लोन करने के लिए हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस का। व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, तो इसका आंसर सही है यहाँ पर डी, प्लाज्मिड। ठीक, ये देखिए डिफरेंट वेक्टर्स और उनकी इंसर्ट कैपेसिटी दी है। तो प्लाज्मिड की इंसर्ट कैपेसिटी सबसे कम होती है, कितना? 1 से लेके 5 किलो बेस, लैम्डा फेज की उससे ज्यादा 5 से लेके 25, कॉस्मिड की उससे ज्यादा 35 टू 45, और बैक्स, बैक का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की इंसर्ट कैपेसिटी है लेस देन 300 किलोबेस, यानी ये 300 किलोबेस से कम साइज के डीएनए को इंसर्ट कैपेसिटी रखने की इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है हमारा याक। याक है हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसकी इंसर्ट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है लगभग 200 से लेके 2000 किलो बेस तक। ठीक है, यहाँ पर पूछा है स्मॉल, तो स्मॉल हमारा कौन सा होगा? प्लाज्मिड। कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ह्यूमन जीनोम का क्योंकि साइज ज्यादा होता है, ज्यादा साइज होने की वजह से हम बैक और याक का यूज करते हैं। यहाँ का सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बैक और याक का यूज किया जाता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, क्योंकि ह्यूमन के जीनोम का साइज बड़ा होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कॉमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सही है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन फर्स्ट कॉमर्शियली प्लांट था, इसको इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया था और इसको कॉमर्शियली आज भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या किया गया था? बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट किया गया था। बीटा कैरोटीन जीन इंसर्ट किया गया था गोल्डन राइस बनाने के लिए। ये जो बीटा कैरोटीन होता है ये बनाता है विटामिन ए, यानी बीटा कैरोटीन क्या है? प्रीकर्सर फॉर द विटामिन ए। तो जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए रिच होता है। ठीक है, फ्लेवर्ड राइस, ये कोई वैरायटी नहीं है, ये जब चावल राइस बनाते हैं तो उसमें फ्लेवर्ड, कोई भी फ्लेवर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड फ्लेवर्ड राइस। ठीक, बीटी ब्रिंजल क्या है? ये भी जिस तरह से हमारे बीटी कॉटन बनाए गए थे इसी तरह से बीटी ब्रिंजल बनाए गए थे, लेकिन इसको कॉमर्शियली ग्रो नहीं किया जाता। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो ये बीटी ब्रिंजल और ये बीटी कॉटन, इन दोनों को सेम टेक्नोलॉजी की बेसिस पर बनाया गया था। इनमें क्या किया जाता है? एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस, बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरिनजिनेंसिस, थ्यूरिनजिनेंसिस। ठीक है, इसको बीटी कहते हैं, बीटी करके इसी के बेसिस पर नाम रखा गया बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरिनजिनेंसिस, क्योंकि इस बैक्टीरिया का जीन इनके अंदर इंसर्ट किया, इन दोनों के अंदर इंसर्ट किया गया। बीटी कॉटन को हम कॉमर्शियली यूटिलाइज करते, बीटी ब्रिंजल को नहीं करते। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करते। ठीक, तो किस बैक्टीरिया का जीन लेगा? बैसिलस थ्यूरिनजिनेंसिस। ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया बच्चों सॉइल बैक्टीरिया है ये। ठीक है, इसका कौन सा जीन लिया गया था? क्राइजीन। कौन सा जीन बच्चों? क्राइजीन लिया गया। ठीक, तो इन प्लांट्स में क्या किया था? बीटी कॉटन प्लांट में इस बैक्टीरिया का ये क्राइजीन ले लिया गया। तो इससे होता क्या है
ये प्लांट्स कैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो जब इन बैक्टीरिया इन प्लांट्स की लीव्स को कोई भी इंसेक्ट खाता है तो ये क्राइजीन क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, उसका प्रोडक्ट उसकी एलिमेंट्री कैनाल में जाके पॉइजन बना लेता है, ठीक है, और उसको इंसेक्ट को किल कर देता है और इंसेक्ट के लार्वास को भी किल कर देता है, ठीक। तो इस तरह से हमारे जो प्लांट है कैसे होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि बीटी कॉटन का जो कॉमर्शियल पार्ट है वो खाया नहीं जाता है, एडिबल नहीं है, तो इसीलिए बीटी कॉटन को कॉमर्शियली, लेकिन इसको ब्रिंजल को बैन कर दिया गया, इसलिए कहा गया क्योंकि भाई इंसेक्ट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब ये क्राइजीन का प्रोडक्ट इंसेक्ट को मार सकता है तो ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होगा, इसीलिए बीटी ब्रिंजल को कॉमर्शियली ग्रो नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, कौन सा है, ह्यूमन इंसुलिन। ई कोलाई में क्या गया, इसको ह्यूमिलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमिलिन, ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमिलिन, ठीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने डिस्कवर्ड की थी, हमारा कोहेन एंड वायर, ठीक है, ये कोहेन एंड वायर थे, इन्होंने ये देखिए इनका पूरा नाम भी दिया है, स्टैनले कोहेन एंड हार्वर्ड वायर ने, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दे इंसर्टेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिनिडियम, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी ठीक है। वैक्सीन प्रिपेयर्ड थ्रू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन तैयार की जाती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं, उनको कहते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, क्या कहते हैं, सेकेंड जनरेशन, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती है उन वैक्सीन को हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक। ये देखिए एक वैक्सीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन, ठीक है, हेपेटाइटिस डिजीज के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई गई है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इसकी सरफेस पे जो एंटीजेंस पाए जाते हैं, ठीक है, तो इन एंटीजन कोडिंग जीन को हमने ले लिया, इसके डीएनए से उन जीन को आइसोलेट कर लिया जो कि एंटीजन के लिए कोड करते हैं, ठीक, इनको एक वेक्टर में इंसर्ट कर लिया, ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया, एक्सप्रेशन वेक्टर वो में या एक्सप्रेशन सेल में हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये हमारा ईस्ट सेल है। तो अब क्या करेगा, ये एंटीजन बनाएगा, ये जो एंटीजन बनाएगा इन एंटीजन को हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो एज ए वैक्सीन काम करता है। जब हम इसको इंसर्ट करते हैं ह्यूमन में तो क्या होता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे अंदर बन जाती है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इम्यूनाइज हो जाती है। तो जब भी हेपेटाइटिस का वायरस हमारे अंदर इन्फेक्शन करेगा, अटैक करेगा, तो ये एंटीबॉडी उसको किल कर देगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो वैक्सीन है, ठीक, वैक्सीन को हमने क्या किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है वो बनाई गई होल वायरस वैक्सीन, यानी उनमें पूरा का पूरा वायरस लिया गया। उस वायरस को हम 2 फॉर्म में लेते हैं, या तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी जो वायरस था उस वायरस को हमने इनएक्टिवेट कर दिया, या लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, इनएक्टिवेट कर सकते हैं उस वायरस को, और लाइव यानी उस वायरस को हमने लाइव दिया जी, तो लेकिन एटीन्यूएट कर दिया, यानी उसका जो हार्मफुल पार्ट था उस पार्ट को निकाल दिया, ठीक। तो ये इस तरह की वैक्सीन जिनमें कंप्लीट वायरस का यूज किया जाता कहलाती है हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम क्या करते हैं, ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होती है, सब यूनिट्स बेस्ड वैक्सीन होती है, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है, इनको इनमें 3 टाइप के हैं। प्रोटीन बेस्ड, जैसे अभी जो हेपेटाइटिस वाली बताया कि भैया जो हमारा एंटीजन है उसका जीन ले लिया तो उसकी प्रोटीन बनेगी, तो प्रोटीन को हम एज ए वैक्सीन, या सब यूनिट हमने कोई सब यूनिट ले ली, ठीक है, या हम वायरल को भी एज ए वैक्सीन के रूप में, तो इसमें हम नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन हो सकती है या हमारी रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन हो सकती है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आती है हमारी न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, यानी न्यूक्लिक एसिड में हमारी डीएनए वैक्सीन भी आ सकती है और आरएनए वैक्सीन भी आ सकती है,
ठीक है। और थर्ड इसी में आती है हमारी नैनो पार्टिकल बेस, तो ये लेटेस्ट है हमारा थर्ड जनरेशन, क्या है लेटेस्ट। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन है वो किस में आती है, हमारी सेकंड जनरेशन वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के लिए दी गई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, एडीए, ठीक है। ये एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी डिफिशियंसी अगर जब हो जाती है तो इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं स्किड, इसको हम स्किड भी कहते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। स्किड का मतलब है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये कैसा है, जो ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर बच्चों, ऑटोसोमल, जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव, कैसा है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या, जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है एडिनोसिन डीएमिनेज, तो उससे जो बी लिम्फोसाइट, कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल, दोनों सेल्स नहीं बन पाती हैं इस एंजाइम की कमी से। जब ये दोनों सेल्स नहीं बन पाएंगी तो क्या होगा, उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा और वो कंडीशन कहलाएगी स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट जाइमोजन क्या होते हैं, जाइमोजन आर द एंजाइम प्रीकर्सर, यानी इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम सीक्रेट, तो जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, जाइमोजन की फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो उनसे हमारे फिर बाद में एक्टिव एंजाइम बनता है, जाइमोजन फॉर्म में एंजाइम हमारे इनएक्टिव रहते हैं, उनको एक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है। जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे के सारे जाइमोजन फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, ठीक। द एंजाइम यूज्ड इन टेंटराइजेशन ऑफ मीट इज, ठीक है। टेंटराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो मीट होता है, ठीक है, मीट में मीट की सॉफ्टनिंग करना, मीट को सॉफ्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड टेंटराइजेशन ऑफ मीट। तो ये आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस भी है, उसको कूट के ब्लेड से कई सारे स्टेप में और एंजाइम्स की हेल्प से। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो यूज होते हैं हमारे किसमें, मीट टेंटराइजेशन टेक्निक में। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, पेपेन है, ठीक। इसके अलावा और भी एंजाइम्स हैं जो कि मीट टेंटराइजेशन में यूज होते हैं, जिसमें एक है ब्रोमेलिन, ब्रोमेलेन, ठीक है, ये ब्रोमेलेन भी है, ये भी हमारा मीट टेंटराइजेशन एंजाइम है, और फाइसिन, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, मीट टेंटराइजेशन एंजाइम है। तो यहाँ पर इसका आंसर टी सही है। द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट सेल इज, द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट सेल इज, ठीक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, टू आइडेंटिफाई सेल्स विद द डिजायर्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन ठीक है। देखिए जो सिलेक्शन टेक्निक आरडीटी, जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए या उनकी स्क्रीनिंग के लिए डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इतने सारे टेस्ट स्क्रीनिंग में यूज होते हैं हमारे, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट सेल, तो यहाँ पर हमारा है पर्पज क्या है रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सिलेक्ट करने का, टू आइडेंटिफाई सेल्स विद डिजायर्ड जीनोमिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये इसका पर्पज है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following methods can be used to select for recombinant cells, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हम सेलेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का भी यूज करते हैं, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सेटिंग फैक्ट्स का भी यूज करते हैं, और साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, ठीक है, जो सेल से हम क्रूड फॉर्म में
प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं, फंजाई का भी यूज करते हैं, एल्गी का भी यूज करते हैं, और इसके अलावा हम ईस्ट का भी यूज करते हैं। ये चारों ऑर्गेनिज्म को हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम फंजाई की बात करें, ठीक है, तो फंजाई में हमारा यूज होता है एस्परजिलस। जो एस्परजिलस फंगस है वो हमारा सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए यूज किया जाता है, एस्परजिलस, ठीक। एस्परजिलस की डिफरेंट स्पीसीज का हम यूज करते हैं। बैक्टीरिया का भी यूज होता है। बैक्टीरिया में हम स्यूडोमोनास और लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया में कौन कौन यूज करते हैं? स्यूडोमोनास और लैक्टोबैसिलस। इन बैक्टीरिया का भी यूज किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन के। एल्गी का आपने नाम बहुत सुना होगा, जिसका सिंगल सेल प्रोटीन के एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। तो जो एल्गी की बात करें, एल्गी का नाम सुना होगा जो एससीपी बनाने में काम आती हैं। स्पाइरुलिना, आप लोगों ने सबने सुना होगा, स्पाइरुलिना, इसका बहुत सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में यूज होता है। इसके अलावा क्लोरेला, ठीक है, ये भी एससीपी बनाने में यूटिलाइज किया जाता है। ये हो गया बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई भी हो गया। अगर ईस्ट की बात करें हम, यहाँ नहीं दिया गया, पूछा जाए तो ईस्ट में हमारा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी और कैंडिडा, इन ईस्ट का भी यूज होता है एससीपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द अबव ठीक है। हाउ इज सिंगल सेल प्रोटीन टिपिकली प्रोड्यूसेस, ठीक है, तो ये हमारा बाई कल्चरिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन ए न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ डीएनए ड्रग? डीएनए ड्रग क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ डीएनए ड्रग? डीएनए ड्रग क्या है? तो डीएनए ड्रग क्या होता है? ए ड्रग दैट प्रिवेंट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन कैंसर सेल। इसका डी ऑप्शन ठीक है। हाउ डज ए डीएनए ड्रग वर्क, ठीक है, हाउ डज अ डीएनए ड्रग वर्क? तो इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर सेल। तो देख लेते हैं डीएनए ड्रग का क्या है, ये मैंने बताया। द न्यू ड्रग कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट सिंथेटिक डीएनए। डीएनए ड्रग में क्या करते हैं हम? सिंथेटिक डीएनए लिखते हैं, ठीक है, उस डीएनए को एज ए ड्रग हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये डीएनए सेगमेंट्स दैट मिमिक द जीन सीक्वेंस फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया, ठीक है, जो किसी न किसी बैक्टीरियल जीन से मिमिक करता है। और द सेगमेंट बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ इम्यून सेल्स। द सेल इंटरप्रेट विद द मॉलिक्यूल्स एज साइंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड रेस्पॉन्ड बाय द रैंपिंग अप द बॉडी डिफेंस। यानी ये जो ड्रग, हम उस डीएनए को एज ए ड्रग यूज करते हैं, तो वो क्या करता है? किसी बैक्टीरिया के जीन से मिमिक करता है, और उसको हम इंसर्ट करते हैं जब ह्यूमन के अंदर, तो वो क्या करता है? उस बैक्टीरिया के हमारी इम्यून सेल्स, वो जो हमारी इम्यून सेल्स हैं, उसको बैक्टीरियल जीन की तरह मिमिक करती हैं, बैक्टीरियल सेल की तरह को, और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देंगी, एक्टिवेट कर देंगी, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है हमारा डीएनए ड्रग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू विजुअलाइज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स। देखिए, इसका राइट आंसर तो वैसे हिस्टोग्राम होना चाहिए था, बट यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम पाई चार्ट के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पाई चार्ट को यूज कर लेते। देखिए, ये लिखा भी है यहाँ पर, पाई चार्ट वर्क्स द बेस्ट एट दैट टाइम। इन मोस्ट केसेस पाई चार्ट रिप्लेस द अदर ग्राफ लाइक बार ग्राफ, लाइन प्लॉट्स एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके साथ जाएंगे। वैसे ये नहीं, तो अगर ये हिस्टोग्राम ऑप्शन होता तो हिस्टोग्राम हमारा सही ऑप्शन होता। ये मैंने सबकी डेफिनेशन दे रखी कि स्कैटर प्लॉट क्या है हमारा, ठीक है, बॉक्स प्लॉट क्या है, पाई चार्ट क्या है, और ठीक है, हिस्टोग्राम क्या है, सबका दिया हुआ है, उसको देख लेना आप लोग। प्राइमरी फंक्शन ऑफ
एन एंजाइम इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो एंजाइम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन। मैक्सिमम रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन एट ए गिवन सबस्ट्रेट कंसिडर्ड इज नोन एज बी मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, बी मैक्स हमारा सी ऑप्शन ठीक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बायोचिप टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर हाई थ्रूआउट स्क्रीनिंग फॉर ड्रग कैंडिडेट्स। तो ये हमारा माइक्रो एरे टेक्निक में हम बायोचिप यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ठीक हो गया। द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इफेक्ट डालता है, एंजाइम कंसंट्रेशन और पीएच, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक हो गया। द स्टैटिस्टिकल टेस्ट व्हिच इज एप्रोप्रिएट फॉर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स, तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए कौन सा एजम्पशन इनमें से है? ठीक है, तो हम जानते हैं जो टी टेस्ट होता है स्मॉल साइज के लिए यूज होता है, स्मॉल सैंपल साइज के लिए, तो पहला वाला नहीं हो सकता। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, यस, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि जो टी टेस्ट यूज, क्योंकि ये टी टेस्ट कैसा है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट। टी टेस्ट कैसा है, आप इसके लिए मेरी जो बायोस्टैटिस्टिक्स की वीडियो उसको देखना, उसमें सही बताया गया कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो टी टेस्ट हमारा कैसा पैरामेट्रिक टाइप ऑफ टेस्ट है, उसी में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है टी टेस्ट के केस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियोस को से आपको हेल्प मिलेगी, इसको देखना और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये लिंक दिए हुए हैं डिफरेंट वीडियोस के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन का ही है इसी का, उसको देखने के लिए आप इन लिंक पे क्लिक कर लेना। इन लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा बायोस्टैटिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कई सारे वीडियोस हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन सबको देख लेना, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक्स।